तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा राजीव रंजन अपने शैलेंद्र जी को। जो आज का विषय है उसमें दो विषय हमने इस बार उसको मर्ज कर रहे हैं। पहला विषय था मूल निवासी आदिवासी। यह विषय लगभग मुझे लगता है जो पूर्व के दो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रखा है और हमको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये मूल निवासी क्या है, ये आदिवासी क्या है, ये ट्राइबल्स क्या हैं, इसको लेकर भ्रम क्यों निर्माण होते हैं, बार बार ये मुद्दा क्यों उठता है। जैसा हिताभिलाष जी ने बताया कि एक बार स्पष्ट करने के बाद फिर से उसको शासन ने कह दिया। तो मूल समस्या शासन और प्रशासन में बैठे लोगों की है। वहाँ पर उन पर या तो अज्ञानता में या दबाव में या किसी और कारण से वो इन विषयों को राजनीतिक एजेंडे के तहत कहीं ना कहीं इसको कुछ कन्फ्यूजन, कुछ भ्रम का निर्माण करते हैं या अपने राजनीतिक हित लाभ के लिए इन विषयों को वो उठाते हैं और उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अन्यथा इसको बहुत सहजता से, जैसा कि भारत सरकार का आधिकारिक मंतव्य है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में रखा है, उसके आधार पर इसका समाधान किया जा सकता था, लेकिन वह नहीं हो रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है कि केवल इतना नहीं है कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है या फिर कहीं अकादमिक जगत में उसको लेकर संभ्रम है, तो कुछ विशेष प्रयास हो रहे हैं इनको अलग करने के। तो जनजातीय समाज में वो प्रयास चल रहे हैं, जैसा कल रेखा जी ने बताया था कि एक संगठन है जो इसको लगा है इस काम में। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों संगठन हैं, हर जगह हैं। तो उन संगठनों ने जो काम किया है उसके कारण से, और जैसा आज लक्ष्मण जी ने भी बताया, जो उद्देश्य था वह था कैसे इनको कन्वर्ट किया जाए, मतांतरण का। तो तीन समस्याएं हैं अलगाववाद में। एक अलगाववाद है, तो एक मतांतरण है, और नक्सल और अर्बन नक्सल, ये समस्या साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। उनका परिचय हो चुका है हम सभी को। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, एक नामघर जो कि असम की सांस्कृतिक क्रांति और शौर्य गाथा के ऊपर में, दूसरी जो उनकी पुस्तक है असम का सांस्कृतिक विनाश कैसे हुआ, ईसाई मिशनरियों ने किया, और यह भी इससे जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं विषय बड़ा है और उन कम में बोलना, उसके लिए आग्रह करना बहुत बड़ा अब क्या कहूँ, वो अपराधी है, लेकिन फिर भी मैं शैलेंद्र जी से आग्रह कर रहा हूँ 10 मिनट में। शैलेंद्र जी। नमस्कार। मंचासीन सभी हमारे सहवक्तागण और सभागार में बैठे विद्वज्जन, सुधीजन, और 2 दिन से एक हिसाब से अनेक वक्ताओं को झेलने के बाद जर्जर स्थिति में पहुंच गए। और मैं तो रवि जी से इतना ही कहूँगा कि बड़ी सुदीर्घ तपस्या के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और इसमें 22.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। पार्थ जी आप सोच रहे थे, तो फिर भी मुझे समय 10 मिनट मिले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं 9.5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा। हाँ, नहीं, वो अन्याय हो जाएगा सब लोगों के प्रति। तो मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल व्यावहारिक बातें करूंगा, क्योंकि सैद्धांतिक बातें बहुत हो चुकी हैं, शैक्षणिक बातें हो चुकी हैं, और पारिभाषिक शब्दावलियों पर काफ़ी मंथन हो चुका है, विचार हो चुका है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि जो वनवासी समाज है वो भिन्न है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम क्या माने? क्योंकि हमारे देश में 3 ही खांचे बनाए गए हैं, सनातन, मुसलमान और ईसाई। तो क्या हम उनको कहाँ रखेंगे, यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। तो मेरा मानना ये है कि कोई अलग माने या कोई समान माने, हम उनको अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सनातन परंपरा का अभिन्न अंग मानते हैं, और हमें इसमें कोई दुविधा नहीं है। शब्दों की बात पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा जो स्वयं का अध्ययन है, चाहे जो भी शब्द ले लें, निग्रो ले लें, इंडिजिनस ले लें, और यहाँ तक कि इंडिया ले लें, हमें सिर्फ यह विचार करना चाहिए कि जो बाहरी हमें कोई शब्द दे रहा है, कोई नाम दे रहा है, कोई संज्ञा दे रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। क्या उससे हमें कोई लाभ मिलता है? क्या वह मेरी प्रशंसा है?
क्या मेरे साथ सहानुभूति जताते हुए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको निराशा होगी जान के कि आपको एक निकृष्ट प्राणी बताने के लिए ही इन शब्द जाल को बुना जाता है। तो हम उसको क्यों स्वीकार करें? ये सारी शब्दावलियां हमारे लिए अस्वीकार्य हैं। स्वीकार्य यहाँ पर जो जनजाति शब्द की बात हुई है, यह शेड्यूल्ड ट्राइब का अनुवाद है। ट्राइब पर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि रोमन साम्राज्य में समाज को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला, दूसरा और तीसरे को ट्राई कहा गया। और ट्राई हमारे संस्कृत का त्रि है, जो तृतीय होता है वो शब्द है, हमारे यहाँ से ही भाषा उधर गई है। तो तीसरे का मतलब हुआ समाज का सबसे गिरा पड़ा बेकार का व्यक्ति या लोग जिनके बारे में कोई चर्चा करना भी उपयोगी नहीं है, उस ट्राई से उन्होंने ट्राइबल बनाया है। और हम अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी और क्या कहते हैं, प्रत्यक्षतः वो गाली है मेरी दृष्टि में। और इसको आप को इस पर विचार करेंगे तो ऐसा ही आभास होगा आपको। अब रह गई बात जनजाति की, तो जाति शब्द जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मेरा शोध है, भारतीय शब्द नहीं है, क्योंकि वेद में उपनिषद में यह शब्द नहीं आया है। हमारे यहाँ वर्ण आ सकता है, कुल आ सकता है, लेकिन यह शब्द हमारे यहाँ नहीं है। कास्ट शब्द भी हमारे यहाँ हमारा नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली शब्द है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जनजाति जो अनुवाद किया गया है वह भी उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जनजाति कहने का अभिप्राय क्या है? जनजाति कहने का अभिप्राय यह है कि ये बाकी समाज से कोई भिन्न वर्ग है जिसको वह नाम दिया गया, चाहे अंग्रेजी में दिया जाए, हिंदी में दिया जाए। तो मैं इसी क्रम में आता हूँ कि यह अलगाव का पक्ष, और मैं यहाँ 2 तरह से बातों को रखूँगा आपके सामने, एक स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता पश्चात। जितनी बातें अधिकतर हुई हैं स्वतंत्रता के पहले की बातें हुई हैं। अंग्रेज़ों ने यह कर दिया, ईसाइयों ने यह कर दिया। क्या यह प्रश्न अपने मन से पूछिए कि हमारे स्वतंत्र देश में उनके साथ हमने क्या किया है। तो मैं आपको इस तरह से इसको तस्वीर को सामने रखूँगा कि जो अंग्रेज़ों ने किया, संविधान का एक प्रकार से कहिए कि भवन या भवन की नींव अंग्रेज़ों ने ही डाल दी थी। 1909 और 19 के एक्ट में भी जो आज के जनजाति या वनवासी क्षेत्र हैं उनको अलग कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन में भी इसकी चर्चा हुई थी, संविधान सभा में एक उप समिति बनी थी, जैसे एक अल्पसंख्यक की, उसी तरह से इनके लिए भी, और उसमें इसका विचार किया गया था। तो ये लगभग, इससे भी पहले मैं जाता हूँ, जो छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट है, वह आप सोचिए 19वीं शताब्दी का एक्ट है, और उसके पीछे का आप हेतु देखिए कि उसको एक ईसाई पादरी ने ड्राफ्ट किया था। मैंने इस अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि आखिर जब अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज में अधिकारी थे, तो एक पादरी के पास क्यों ड्राफ्ट करने के लिए सरकार गई होगी? तो उद्देश्य साफ था, उनको समाज से काटना, उनको समाज से पृथक करना, ताकि वे कभी भी सनातन का या हिंदू जो धर्म है, परंपरा है, सभ्यता है, उसका हिस्सा ना रहें। तो वो चाहे भूमि के आधार पर हो, बाद में आरक्षण भी दिया गया, उसके पीछे भी वो हमसे अलग है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि 1947 14 अगस्त को क्या कारण है कि नागालैंड ने अपना झंडा गाड़ दिया और अपने आप को स्वतंत्र कह दिया। वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में लगभग 100% लोगों ने हिस्सा लिया, वोट दिया, और भारत से अलग होने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक वह युद्ध प्रचंड रूप में चल रहा है। 1958 में मिजोरम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ के विरुद्ध युद्ध थोप दिया, जो युद्ध लगभग 3 दशकों तक चला, और 1986-87 में एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत मिजोरम को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली और वहाँ पर थोड़ी सी शांति आई है। आप देखेंगे, शब्द पर ध्यान दीजिए, नागालैंड। भारत के जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं है। नागा के साथ लैंड का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे का हेतु समझिए, उद्देश्य समझिए। सिर्फ आपके समाज से उसको काटना, उसको कैसे अलग कर दिया जाए, यह एकमात्र उद्देश्य है। और इसके लिए जो मतांतरण है, वो जो ईसाई मिशनरी है और ईसाई संस्थाएं हैं, और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि 1947 से पहले जितना मतांतरण नहीं हुआ था, उससे दुगुना तिगुना मतांतरण 1947 के बाद हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का मैं उल्लेख करूंगा। कल यहाँ बोडो आई थी, उन्होंने कुछ बातें रखी भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये हालत हो गई है कि आपके देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका कोई प्रतीक चिन्ह कुछ राज्यों में दिखाई ही नहीं देगा। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि अंग्रेजों ने शुरुआत की इनर लाइन परमिट की।
पूर्वोत्तर में अभी 4 राज्य ऐसे हैं जहां आप नहीं जा सकते बिना अनुमति के। वो विदेश में जाने के लिए जो वीज़ा लेना पड़ता, ठीक वही प्रक्रिया है उसकी, कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं क्या, 4 दिन के लिए जा रहे हैं क्या, पर्यटन के लिए जा रहे हैं क्या, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं क्या। आप सोच के देखिए ये कैसी स्थिति है, और आज भी है। दुर्भाग्य तो यह है कि मणिपुर को अभी हाल में जोड़ा गया है उस इनर लाइन परमिट से, और उसके कारण मेघालय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो आप समझिए कि आपके देश की क्या स्थिति है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे पृथकतावाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया है। मैं मानता हूँ संविधान में, जो हमारे पूर्व के वक्ता बोल गए, संविधान में बहुत अधिक जो चर्चा हुई है एक समुदाय के रूप में कि हम इसका बचाव करते हैं, मैं मानता हूँ उस पर शोध करना चाहिए। वो बचाव नहीं है, अलगाव है। अगर वो समुदाय बचाव के लिए 100 जगह उनका नामकरण होता है और हमारा कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या हम असुरक्षित हैं? ये जो असुरक्षा और सुरक्षा के बीच का जो भेद है, ये भेद नहीं है, ये इसको अलगाववाद कहते हैं। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। घोर आश्चर्य की बात है जो मंत्री जी कह रही थी अभी, और बहुत ही अच्छी बात कह रही थी, संख्या बता रही थी कि अभी 12.25 करोड़ हमारे देश में वनवासी हैं। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 12 करोड़ हैं? उनमें से जो 3 करोड़ 2.5 करोड़ ईसाई हैं, क्या उनको आप गिन सकते हैं उसमें? क्या वो आपकी पूजा पद्धति मानते हैं? क्या वो भगवान शिव को अपना आराध्य देवता मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो फिर आप कैसे उनको शामिल कर रहे हैं? लेकिन उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। दिवाकर जी ने कल इतनी अच्छी सूचना दी कि आज तक झारखंड में कोई व्यक्ति, किसी भी ईसाई संस्था ने उसको IAS IPS या किसी भी सिविल सर्विसेज में आरक्षण से उसको लाभ नहीं मिला, जब तक कि वो आदिवासी के रूप में उस लाभ को उठाने के लायक नहीं हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो उसको आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब वो ये कहिए कि वनवासी रहता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में उसकी गिनती होती है। तो क्या लाभ है इसका? इसीलिए मंत्री जी का आज का जो उद्बोधन है, मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक भी है, असाधारण है। एक मंत्री के रूप में उन्होंने हमें संदेश दिया है कि डिलिस्टिंग के लिए काम करना चाहिए। जो भी वनवासी ईसाई बनता है वह वनवासी नहीं रहता है, कि क्योंकि वनवासी की किसी परंपरा, संस्कार, उसकी किसी भी चीज़ को वो नहीं मानता है, वो निकल गया उससे। दुर्भाग्य देखिए कि यदि वह वनवासी खुद को कहे कि मैं हिंदू हूँ, उसको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। यह एक इतनी बड़ी दुर्घटना है हमारे देश में, और ये दुर्घटना नहीं है, इसको सोची समझी नीति के तहत संविधान निर्माण करने के समय किया गया है। आप ईसाइयों के साहित्य को पढ़िए, मैंने पढ़ा है, उसमें वो खुल के कहते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो जितने अल्पसंख्यक वाले लोग थे, ईसाई विशेषकर, उनका एकमात्र ध्येय था हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होता है। उनका किसी और अनुच्छेद में कोई विशेष योगदान नहीं है। मैंने इस पर टिप्पणी भी की है अपनी पुस्तक में। एकमात्र उद्देश्य था, और जिसमें वो पूरी तरह सफल हुए। वरना क्या कारण है कि कोई आदिवासी या वनवासी अगर ईसाई हो जाता है उसको आरक्षण क्यों मिलेगा? क्या आधार है उसका? वो तो ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। और आज अब 75 वर्ष के बाद भी उस समस्या को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा है कि डिलिस्टिंग की जाए, क्योंकि उन्हीं को सुविधा मिलती है जो ईसाई बनते हैं, फिर उनके अंग्रेजी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और उसके बाद से वो तरक्की करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो ईसावाद है, ईसाइयत है, वो क्यों कोई उस वर्ग में जाना चाहता है। तो मैं आपको 1-2 आंकड़े देता हूँ, आप दंग रह जाएंगे। भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ ईसाई हैं, 2.3%। उनमें संख्या हो गई 3 करोड़, उनमें से 1.7 करोड़ यानी कि 1,70,00,000 लोग जो हैं कैथोलिक। केवल 1,70,00,000 कैथोलिक लोगों ने विद्यालय और महाविद्यालय बनाए हैं 55,000, जिनमें छात्र पढ़ते हैं 5.25 करोड़। अब आप सोच के देखिए, उनकी खुद की आबादी है 1,70,00,000, लेकिन विद्यालय चलाते हैं, उनमें छात्र पढ़ते हैं 5.25 करोड़, जिनमें लगभग 50 लाख शिक्षक और अन्य कर्मचारी काम करते हैं। 50 लाख में 5 से गुना कर दीजिए तो 2.5 करोड़ लोग हुए जिनका जीवन यापन केवल ईसाई विद्यालयों से चलता है। इसका मतलब है ईसाई विद्यालय सबसे बड़ा धनोपार्जन का माध्यम है। जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको और कठोर ईसाई बनाने का माध्यम है, जो नहीं बने हुए हैं उनको ईसाई बनाने की प्रक्रिया में धकेलने का एक माध्यम है, और जो हिंदू वहाँ पढ़ते हैं उनको अहिंदू बनाने का माध्यम है।
और धन इतना आता है कि आप समझिए कि हम वहाँ पढ़ने जाते हैं, हम उसको फीस देते हैं इसलिए कि वो हम मेरा ईसाईकरण करेगा। ये विद्यालय क्यों है? मैं व्यवहारिक बात बताता हूँ कि हमें ये ठान लेनी चाहिए। और मैं दो बातें और रखना चाहूँगा आपके सामने। यहाँ बात हुई थी कल नवनीत निकलने की मंथन से, मंत्री जी ने अच्छी बात कही अमृत निकलने से। मैं व्यवहारिक पहलू ये रखता हूँ कि इस सभा के बाद हम लोग व्यवहारिक तौर पर कुछ कर पाएँ। पहली बात, कोई भी जानने वाला व्यक्ति आपके परिचित में अगर उसका बच्चा किसी ईसाई विद्यालय में पढ़ रहा हो, उसको मना कीजिए। कॉन्वेंट का मतलब होता है मतांतरण का अड्डा। उस कॉन्वेंट शब्द का अर्थ लोग नहीं जानते। ननों के निवास स्थान को बोलते हैं कॉन्वेंट, जिसको लोग तमगा लगाए घूमते हैं कि मैं तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। इसलिए मिशनरी का विद्यालय हो या कॉन्वेंट हो या उनसे द्वारा संचालित विद्यालय हो, वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजिए। दूसरा, अंग्रेजी के प्रति जो हमारा व्यामोह है उससे अपने आप को बचाइए, तो हमारी संस्कृति बचेगी। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। आप कहते हैं गॉड, ओ माई गॉड कहते हैं, आपने कभी ये जानने की कोशिश की गॉड का अर्थ क्या है? बाइबल में गॉड स्वयं कहता है 40 बार मैं ईर्ष्यालु हूं। ईर्ष्यालु किससे हूं? किसी दूसरे देवता से ईर्ष्यालु हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाओ उसके मंदिर को तोड़ो, उसकी मूर्तियों को तोड़ो, उसकी तस्वीर को उखाड़ो। ये गॉड कहता है। क्या हम उस गॉड को एक आराध्य देवता मान सकते हैं या अपने देवता के समानांतर शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है लॉर्ड। किसको लॉर्ड कहा जाता है? हम क्या जानते हैं उस शब्द का क्या अर्थ है? भगवान राम के आगे लगा दिया, भगवान कृष्ण के आगे लगा दिया। इसी तरीके से वो आए थे हमारे पूर्व वक्ता, कोर्ट कचहरी की बात कर रहे थे। जुडिशियरी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेस्टिमोनियल, टेस्टिमनी, ये क्या शब्द हैं? अगर आप इसके पीछे शब्द के अर्थ में जाएंगे, विभत्स शब्द हैं ये। क्योंकि जो जुडिशियरी है पश्चिम की, वो चर्च से निकली है, वो शासन व्यवस्था से नहीं निकली है। इसीलिए उसमें नीचे प्रेयर लिखा होता है। हम प्रेयर करते हैं किससे? लॉर्ड से, मी लॉर्ड। इसलिए वो अंग्रेजी जो है एक हिसाब से विसंस्कृतिकरण का माध्यम है। और कुछ उदाहरण मैं और दूंगा कि जैसे रानी गांडिल्यू के बारे में बात हुई थी, और रानी रोपू इलियानी जो है मिजोरम में थी और गांडिल्यू नागालैंड में थी। क्या आज का जो वहाँ का ईसाई समाज है वो उनको अपना नायक मानता है? क्या उनके प्रति उनका सम्मान है? नहीं है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए एक ही बात अंत में कहना चाहता हूं, हम संकट में हैं, इसलिए हमारे सामने संकट बोध हमारे मन में उपजना चाहिए। उस संकट बोध से जो बात आगे बढ़ेगी वह है शत्रुबोध। हम अपने शत्रु के लिए मित्रता बोध न पन पाएं, शत्रुबोध पन पाएं। और अंत में उसके बाद हमको आगे बढ़ के कहना चाहिए युद्ध बोध। युद्ध मेरे कहने का मतलब हथियार से युद्ध करना नहीं, लेकिन जब तक युद्ध बोध नहीं होगा हम उस शत्रु से युद्ध नहीं कर सकते। ये संकट का काल है। इसके लिए व्यवहारिक होकर हमें लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। यह केवल व्याकरण का विषय नहीं है, सैद्धांतिक विषय नहीं है जिस पे हम बहुत मंथन करते रहे। मंथन हो चुका, हमें समझ में आ गया, हम शत्रु को पहचान गए, अब हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें मैं रखना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा बताया ये सारी बातें। जो इंडिजीनस की बात आपने की, उसकी इटीमोलॉजी की बात की, आपको बताऊं ये शब्द इंडिजीना शब्द से निकला है, जो लैटिन में इंडिजीना है। लेकिन ये लैटिन के 2 पार्ट हैं, एक लैटिन है, एक ओल्ड लैटिन है। जब आप ओल्ड लैटिन में जाएंगे तो ये इंदू शब्द से बनता है। अब इंदू शब्द का ये जो आज अर्थ करते हैं वो करते हैं विदीन, लेकिन वास्तव में इंदू शब्द का क्या अर्थ रहा होगा ओल्ड लैटिन में उस समय, तो हमेशा कालखंड का भी याद रखना चाहिए। वह कालखंड कौन सा है ओल्ड लैटिन का, उस कालखंड में इंदू का अर्थ क्या रहा होगा, और इंदू शब्द का अर्थ वैसे अन्य भाषाओं में भी क्या है। तो इंदू शब्द का जो अर्थ है उस वक्त जो रहा होगा वो चंद्रमा ही है। और चंद्रवंशी लोग गए हैं, ये आप कल चर्चा आई थी मेजर सुरेंद्र माथुर जी की, उन्होंने इस बात पे बहुत काम किया है। उनका एक लेक्चर सीरीज भी हम लोगों ने चलाया है सभ्यता अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल पर, आप सुनेंगे उसको। खैर, एक तो ये बताना था, जाति शब्द भी देखिए, जाति शब्द नहीं आया ऐसा नहीं है, लेकिन जाति शब्द जो आया उसका अर्थ अलग है। समान प्रसवात्मिका जाति ये न्याय दर्शन में परिभाषा दी है। समान प्रसव जिनका होता है, तो सभी मनुष्यों का प्रसव एक समान तरीके से होता है। मनुष्य एक जाति है,
गौ एक जाति है। और आप देखेंगे एक सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये सूत्र है योग दर्शन का। और उसके भाष्य में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जाति का अर्थ है गाय, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, ये योनियां ही जाति हैं। तो कास्ट के अर्थ में जाति हमारे यहाँ नहीं है।